बिहार की जनता तंबू में बम्बू नहीं लगाएगी, और जो लगा हुआ बम्बू है ना उसको भी खींच के ऐसा कि आप बिहार से क्या समस्त देश से बाहर चले जाएंगे। ये पैसा आपकी चाय का पैसा नहीं है कि आपने चाय करी गरम और 5-5 रुपए पी चाय करके आपने देश की जनता के पैसा बनाया है। ये पैसा गरीब जनता का है। आप की तरह नहीं कि आप बैठ गए सुबह कुर्सी पर लताड़ मारकर, सुबह उठ रहे हो एसी में और शाम को खा रहे हो मशरूम। हैं, ये मशरूम का पैसा कहां से आ रहा है? ये मशरूम का पैसा इस देश की जनता का है। और मोदी जी, उठा लो अपनी गठरी और झोला, क्योंकि अब बिहार की जनता तय करेगी कि आपको इस देश में रहना है या नहीं। और आपका झोला और गठरी पैक कर दिया है बिहार की जनता ने। राहुल गांधी जी मजदूरों से मिले तो वो राजनीति है, प्रियंका गांधी मजदूरों के लिए बस भेजें तो वो राजनीति है। 72,000 LED लगा के इतना बड़ा चुनावी प्रचार हो रहा है, ये क्या है? देश सेवा है? ये देश हित में है? मूर्ख समझ रखा है क्या आपने? राम जन्मभूमि को लेकर के विपक्ष में जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं वो लगातार उपलब्धियां गिनाते हुए सामने आ रहे हैं। अभी इस कोरोना जैसी महामारी के बीच में देखा ये जा रहा है कि जो काशी मथुरा का जो मुद्दा है उसको भी देखते हुए अब मामला गरमा सा गया है। तो अब इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, मेरी अपील है देश के तमाम हिंदू भाइयों से कि अब आपको जागना होगा। आप देखिए जिस तरीके से ये भाजपा की सरकार हमारे धर्म का अपमान करने पे तुली हुई है, कभी भगवान श्री राम का अयोध्या मसले पे लेके, कभी मथुरा को लेके, कभी काशी को लेकर। अरे भैया, काशी भी एक है और काबा भी एक है। बस ये है कि इसको मानने का और मज़हब को मानने का तरीका अलग अलग है। पर ये क्या चाहती है देश की सरकार? चाहती है कि ये लोग आपस में लड़ जाएं और हम बिहार का इलेक्शन जीत के ले जाएं। आप ये सोचिए कि अगर ये सरकार हिंदू हितैषी होती तो क्या आज लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर, वाराणसी के अंदर साधु संतों की हत्या होती? क्या अगर भाजपा सरकार हिंदू हितैषी सरकार होती तो क्या सरेआम कश्मीरी पंडितों को गोली मारी जाती? क्या शरेआम कश्मीर के अंदर आपने देखा जिस तरीके से एक अभी कुछ दिनों पहले की घटना है कि एक पंडित को मार दिया जाता है? ये और सबसे महान तो योगी आदित्यनाथ जी हैं। उनसे भला आदमी तो कोई है नहीं। वो बेचारे कितने भोले हैं। अजय सिंह बिष्ट, योगी आदित्यनाथ क्यों बोल रहा हूँ मैंने, अजय सिंह बिष्ट, वो तो ऐसे महान कलाकार हैं कि अंधभक्तों के लिए उन्होंने नई स्कीम को उजागर कर दिया है। अंधभक्तों, अब तो जाग जाओ। थाली भी बजा ली तुमने, दिया भी जला लिया। अनुपम खेर जैसे लोग जो देश की जनसेवा में तो आगे बढ़ नहीं रहे पर थाली बजाने में सबसे आगे हैं। अनुपम खेर जी, आपको शर्म आनी चाहिए। इस बॉलीवुड इंडस्ट्री से लाखों करोड़ों रुपया कमाया है। मेरे ख्याल से आपके जेब होगी जो आप इतना पैसा अपने के ले जाएंगे। अरे उन तमाम लोगों से मेरी अपील है जिन्होंने पैसा PM केयर फंड में दिया है। अगर यही पैसा जब आप ये लगाइए कि एक अकेला सोनू सूद इतने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा सकता है, तो आप अंदाजा लगाइए देश की सरकार कितने प्रवासी मजदूरों को उनके घर तक पहुंचा सकती थी। लेकिन अनुपम खेर जैसे अंधभक्त लोग जो हमने इस देश से कई सौ साल पहले भगा दिया, आज हम चांद तक जमीन ढूंढ रहे हैं। इतने में बॉलीवुड फिल्म नहीं बनती, इतने में हॉलीवुड की फिल्म नहीं बनती, जितने में हम अपने यान को अंतरिक्ष तक पहुंचा देते हैं। आज हमने हमारी देश की संस्कृति को देश विदेश में पूजा जाता है। इन जैसे लोगों ने एक बार फिर हमें उसी जगह पे लाके खड़ा कर दिया जहां आज से हम 1947 के समय थे। आज इन्होंने फिर हमें उस जगह लाके खड़ा कर दिया। अच्छा, वित्त मंत्री और वित्त मंत्रालय की तरफ से जो बैंक हैं, सरकारी बैंक है, जितने बैंक हैं, उनको प्राइवेट हाथों में देने का मामला सामने आ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि जिस तरीके से रवैया अपना रही है, जो जिस तरीके से जो अर्थव्यवस्था टूटती हुई नजर आ रही है अर्थव्यवस्था, और ये ऐसा जो कदम उठा रही है प्राइवेट हाथों में देने का, आत्मघाती की तरह देखा जाए तो साबित होगा, एक तरीके से देखा जाए तो आपको क्या, किस नज़रिए से आप देखना चाहिए? देखिए, मैं इस स्टेटमेंट को पूर्ण रूप से क्लियर करना चाहता हूँ कि देश के अंदर जितनी भी तमाम कैटेगरियाँ हैं, जनरल, SC, ST, OBC, वो तमाम लोग समझते हैं कि भाई आरक्षण, जनरल लोग भी समझते हैं आरक्षण। आप इस बात पे ध्यान दीजिए कि अगर ये सारी संस्था निजी हाथ में चली गई, गवर्नमेंट हाथ से, तो किसी भी चीज़ में आरक्षण ही नहीं मिलेगा, सब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। आप बात कर रहे हैं, आप एक बात बताइए कि अगर कोई भी चीज़ है वो प्राइवेट हाथ में चली जाएगी तो उसमें धांधलेबाजी शुरू हो जाएगी। हमें किसी भी पूर्ण रूप से नौकरियां नहीं मिलेंगी, कोई भी ऑनलाइन फार्म नहीं निकलेंगे। जिस भी प्राइवेट हाथ में जाएंगी वो अपने घर परिवारवाद को आगे बढ़ाएगा, वो अपने घर परिवार के सदस्यों को लगाएगा। और आप वित्त मंत्री की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी जी मजदूरों से मिले तो वो राजनीति है, प्रियंका गांधी मजदूरों के लिए बस भेजें तो वो राजनीति है। 72,000 LED लगा के इतना बड़ा चुनावी प्रचार हो रहा है, ये क्या है? देश सेवा है? ये देश हित में है? मूर्ख समझ रखा है क्या आपने? आप पढ़े लिखे हैं नहीं। आप
तो समझ रहे हैं कि ये पैसा आपकी चाय का पैसा नहीं है कि आपने चाय करी गरम और 5-5 रुपए पी चाय करके आपने देश की जनता के पैसा बनाया है। ये पैसा गरीब जनता का है। जब किसान खेत में अनाज पैदा करता है, गेहूं पैदा करता है, पूरी रात पूरे दिन रात को खेतों में रखवाली करता है कि कोई जंगली जानवर ना आ जाए, दिन में धूप में पसीना बहाता है, तब हमारे घरों तक अनाज पहुंचता है। आपकी तरह नहीं कि आप बैठ गए सुबह कुर्सी पर लताड़ मारकर, सुबह उठ रहे हो एसी में और शाम को खा रहे हो मशरूम। हैं, ये मशरूम का पैसा कहां से आ रहा है? ये मशरूम का पैसा इस देश की जनता का है। और मोदी जी, उठा लो अपनी गठरी और झोला, क्योंकि अब बिहार की जनता तय करेगी कि आपको इस देश में रहना है या नहीं। और आपका झोला और गठरी पैक कर दिया है बिहार की जनता ने। कर दिया, वो कह रहे हैं 56 इंच वाली मजबूती इरादे की सरकार बनी हुई है, वो लगातार 56 इंच की मजबूती वाली इरादे की सरकार नहीं, 56 इंच की जबान जो कतर चले जा रही है, अब वो कटने जा रही है। आप क्या समझ रहे हैं देश के मजदूर भूल जाएंगे? जो वो नंगे पैर तक गए हैं, पैर में प्लास्टिक की बोतलें बांध के गए हैं, वो भूल जाएंगे? या वो माँ, वो बेटी, वो बहन, वो भूल जाएगा कि मेरी माँ ने 8 हॉस्पिटल के चक्कर काटे, वो नवजात शिशु जो पेट में था उस माँ को कहीं जगह नहीं मिली, ये भूल जाएंगे क्या? या इस देश की जनता ये भूल जाएगी? इस रोजगार नहीं मिला इस स्थिति में। आपको बता दूं कि जब नरेंद्र मोदी जी इस देश से संविधान को खत्म कर सकते हैं, जब नरेंद्र मोदी जी इस देश से रोजगार को खत्म कर सकते हैं, अर्थव्यवस्था को समाप्त कर सकते हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी जी इस देश से कोरोना को नहीं खत्म कर सकते? कोरोना को भी खत्म कर देंगे। जब उन्होंने संविधान, देश का भाईचारा, देश के अनेकता में एकता वाले देश को खत्म कर दिया, तो उनके लिए कोरोना क्या चीज है? वो तो इस देश से सब कुछ खत्म कर देंगे। आप राहुल गांधी की बात कर रहे थे, मेरा सवाल ये है, राहुल गांधी खुद कह रहे हैं कि भारत में हिंदू और मुसलमानों और सिखों को बांटते हैं, तो वो आप देश की नींव को कमजोर कर रहे हैं। जी। ऐसा कहते हैं और ऐसा मानते भी हैं, लेकिन देश की नींव को कमजोर करने वाली यही जो खुद लोग हैं जो हिंदू मुस्लिम में बांटते हैं, वो अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं। देखिए, मैं बताऊं, मैं हिंदू धर्म से आता हूं और मेरा धर्म या किसी का भी धर्म ये नहीं सिखाता, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी हैं हम, हिंदू हैं हम, ये हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा हिंदुस्तान है, हमारा देश है, हमारा मुल्क है। इस लॉकडाउन की स्थिति में, कोरोना वायरस के समय में, जब देश की सरकार ने कुछ नहीं करा, तो मंदिरों में रहने वाले पुजारी, मस्जिदों में रहने वाले मौलानाओं ने ये नहीं देखा कि वो किस धर्म का मजदूर है, किस मजहब को मानने वाला मजदूर है। सभी मजदूरों को खाना भी खिलाया और पानी भी मुहैया कराया। जो काम देश की सरकार का था, वो काम इस देश के मंदिर के पुजारियों ने भी करा और मौलानाओं ने भी करा। तो ये है हमारे देश की खूबसूरती, और इस खूबसूरती को नरेंद्र मोदी क्या कोई भी व्यक्ति खत्म नहीं कर सकता। जो भाजपा का जो अब इस बार बंगाल में और बिहार चुनाव को लेकर के जो तंबू लगाया हुआ है कि हम तंबू गाड़ करके बैठ गए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारा तंबू में न छेद होगा न उड़ने वाला है, क्या आपको लगता है कि इस बार जो चुनाव होने वाला है, बिहार की जनता, जो बंगाल की जनता है, तंबू में कुछ थोड़ा बहुत ही बदलाव? ये बिहार की जनता तंबू में बम्बू नहीं लगाएगी, और जो लगा हुआ बम्बू है ना, उसको भी खींच के ऐसा कि आप बिहार से क्या समस्त देश से बाहर चले जाएंगे। आप पूरी देश की जनता को मूर्ख बनाने में लगे हुए हैं, अपने चुनावी प्रचार में लगे हुए हैं। ये सिर्फ कुर्सी से प्यार करती है, न ये राम के न रहीम के, ये कुर्सी के पुजारी हैं और इनकी कुर्सी की अब चारों टांगे तोड़नी पड़ेंगी। जो इस देश के अंदर इस देश को बांटने का प्रयास करेगा, उसका संपूर्ण देश से सफाया करेंगे। अच्छा, उत्तर प्रदेश का एक मामले सामने आया है, देखा यह गया कि दलितों के ऊपर करीब 400 से ज़्यादा लोगों ने हमला किया है, उनके जो बस्ती है, बस्तियों को पूरा जला दिया गया है, उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? उत्तर प्रदेश की सरकार को बाद में कहूँगा, पहले इस देश की जनता को कहना चाहूँगा कि अब आप समझिए इस पैटर्न को कि ये हिंदुओं पे भी अटैक करवा रहे हैं, मुस्लिम पे भी अटैक करवा रहे हैं, SC ST OBC सभी के ऊपर अटैक करा रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि जब ये सभी धर्मों के ऊपर अटैक कर रहे हैं, तो इनका मोटिव है सिर्फ वोट प्राप्त करना, आपको और हमें आपस में लड़ा के आपसी भाईचारे को खत्म करवा देना। और आप यूपी सरकार की बात कर रहे हैं, भैया यूपी सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यूपी का पता नहीं है। यूपी जाने से मुझे भी बहुत डर लगता है। पता चला यूपी में रात को सोया और सुबह खबर आ रही है, वाराणसी गया, वाराणसी में सोया और सुबह खबर आ रही है, गुंडा प्रदेश में आपका हार्दिक स्वागत है। यूपी सबसे खतरनाक जगह है। दिन दहाड़े नाम बदल दिए जाते हैं, काम बदल दिए जाते हैं, लोगों को क्वारंटीन कर दिया जाता है खेतों के अंदर। अच्छा, आपको क्या कहना चाहेंगे, उत्तर प्रदेश में जो भी हक की अपनी मांग की लड़ाई लड़ता है, उस पर तुरंत मुकदमा दर्ज कर दिया जाता है, चाहे वो शिक्षकों को लेकर के, भर्ती को लेकर के मामला हो, चाहे वो CA प्रोटेस्ट को लेकर के मामला हो,
चाहे हो सच्चाई दिखा रहे पत्रकारों को देखते हुए। तो अभी हाल ही में पत्रकारों को लेकर के भी काफ़ी सारा मामला उजागर हुआ है। सबसे पहले आप पत्रकारों को देखते हो, आप क्या कहना चाहेंगे, क्यों उनके ऊपर इस तरीके? देखिए, पत्रकार इस देश के सम्मानित पत्रकार होते हैं, इस देश का चौथा स्तंभ होता है और इस देश के चौथे स्तंभ का मैं संपूर्ण मेरे भारत भी सभी नागरिक सम्मान करते हैं। पर जब इस देश का चौथा स्तंभ जंग लग जाए ना, चंद पैसों के खातिर वो अपना ईमान बेच दे, तो मेरे ख्याल से वो पत्रकारिता नहीं कहलाती। आपने बात करी पत्रकार, वो उन पत्रकारों की नौकरी जारी है और उन तमाम पत्रकारों पर अटैक हो रहा है जो सरकार की गुलामी को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, चाहे वो पुण्य प्रसून वाजपेयी हों, अभिषार शर्मा हों, चाहे अजीत अंजुम जी जैसे पत्रकार हों। ये वो पत्रकार हैं जो इस देश के चौथे स्तंभ हैं और मैं सम्मान करता हूँ उन पत्रकारों का जो इस देश को आज भी गुलामी की दीवारों से बचाना चाहते हैं और इस देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं। ऐसे पत्रकारों को सैल्यूट है और उस देश के तमाम लोगों को भी मैं कहना चाहता हूं जो इस देश के अंदर, आप क्या समझ रहे हैं, हमें भी अपनी ज़िंदगी से प्यार है और हमें भी पता है कि इस देश की सरकार हमें भी कभी भी मरवा सकती है, लेकिन हमें गर्व है कि हमने भारत जैसी देश की मिट्टी में जन्म लिया जहाँ सुभाष चंद्र बोस, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, शहीद भगत सिंह वो थे जिन्होंने अपने देश की खातिर 14 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पे झूल गए। तो हमने तो फिर भी बहुत ज़िंदगी देख ली, तो हमें भी गर्व है अपने देश की मातृभूमि से और अगर हमें इस देश को बचाने के लिए अपने प्राणों की आहुति भी देनी हो तो वो भी हम देंगे।